उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। नियुक्तिकरण को परिभाषित करने में, मानव संसाधन प्रबंधन और नियुक्तिकरण के संबंध को स्थापित करने में, नियुक्तिकरण की आवश्यकता और महत्व को बताने में, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के चरणों का वर्णन करने में, भर्ती और चयन का अर्थ बताने में, भर्ती की मुख्य स्रोतों की पहचान करने में, चयन प्रक्रिया के चरणों का वर्णन करने में, प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता की सराहना करने में और ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धतियों को विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने में। नियुक्तिकरण का परिचय। हमारी संपत्ति प्रतिदिन शाम को हमारे दरवाजे से बाहर निकलती है। हमें यह निश्चित करना है कि अगले दिन प्रातः हमारे पास वापस आ जाए। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक रूप से एक अग्रणी कंपनी के सीईओ के यह उल्लेखनीय शब्द मानव संसाधन की शक्ति और सामर्थ्य को इंगित करते हैं। आज के दिन एक सफल और असफल कंपनी के बीच का अंतर उनकी श्रम शक्ति की गुणवत्ता है। यही कारण है कि श्रम शक्ति का अधिग्रहण आज के प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण को संगठन संरचना में पदों को भरने और बनाए रखने के प्रबंधनीय कार्य के रूप में वर्णित किया गया है। सरल शब्दों में यह सही व्यक्ति को किसी संगठन में सही स्थान पर रखने की प्रक्रिया है। यह कार्यबल नियोजन से प्रारंभ होता है तथा इसमें अन्य कार्य जैसे भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति, प्रतिफल और कार्यबल निष्पादन मूल्यांकन या आकलन आदि सम्मिलित होते हैं। एचआरएम मानव संसाधन प्रबंधन या एचआरएम किसी संगठन के भीतर एक ऐसा कार्य है जो संगठन में काम करने वाले लोगों की भर्ती, प्रबंधन और उन्हें निर्देशन प्रदान करने पर केंद्रित होता है। संबंध। नियुक्तिकरण को मानव संसाधन प्रबंधन द्वारा केवल रिक्तियों को भरने का कार्य माना जाता है। यह मानव संसाधन प्रबंधक का उत्तरदायित्व है कि वह कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाए और यह सुनिश्चित करे कि उनकी नियुक्तियां सही समय से हो जाएं। उत्तरदायित्व। मानव संसाधन प्रबंधन का उत्तरदायित्व केवल कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति करना ही नहीं है। यह चयन प्रक्रिया के साथ प्रारंभ होता है और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति तक जारी रहता है। इन अवधियों के दौरान उन्हें कर्मचारियों के प्रश्नों और समस्याओं, उनके प्रशिक्षण, प्रतिफल, नीतियों, पदोन्नति आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है। नियुक्तिकरण का महत्व। वर्तमान में मानव संसाधन को संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता है। इसलिए रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया के रूप में यह मानव संसाधन प्रबंधकों द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के रूप में पहचाना जाता है। स्वस्थ मानवीय संबंधों का निर्माण करना दृढ़ नियुक्तिकरण का कार्य संगठन में उचित मानवीय संबंधों का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। अच्छे मानवीय संबंध एक संगठन में प्रबंधकीय प्रयासों के बेहतर संचार और समन्वय की कुंजी होते हैं। अन्य प्रबंधन कार्यों की कुंजी। नियुक्तिकरण का कार्य व्यवसाय के अन्य प्रबंधकीय क्षेत्रों से बहुत निकट से जुड़ा है। अन्य प्रबंधकीय कार्यों की प्रभावशीलता भी नियुक्तिकरण की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है।
मानव संसाधन विकास। कुशल और अनुभवी कर्मचारी किसी भी संगठन की सर्वोत्तम संपत्ति होते हैं। यह कर्मचारियों में कॉरपोरेट संस्कृति लाता है, जो बदले में व्यवसाय के सभी प्रबंधकीय पहलुओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करता है। दूरगामी प्रभाव। नियुक्तिकरण के निर्णयों का संगठन की दक्षता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। योग्य, कुशल और भली भांति प्रेरित कर्मचारी किसी भी संगठन की परिसंपत्ति होते हैं। संसाधनों का इष्टतम उपयोग। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। यदि सही प्रकार के कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, तो इससे सामग्री, समय, प्रयास और ऊर्जा की बर्बादी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कम उत्पादकता और खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद पैदा होंगे। संभावित योगदान। कर्मचारी चयन संभावित कर्मचारियों द्वारा उन भावी चुनौतियों को पूरा करने की क्षमता पर आधारित होना चाहिए, जिन्हें संगठन को संबोधित करने की आवश्यकता है। इसलिए नियुक्तिकरण में कर्मचारियों द्वारा उनकी भावी भूमिका के द्वारा दिए जाने वाले संभावित योगदान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नियुक्तिकरण। मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आकलन। नियुक्तिकरण का पहला कार्य कार्यपद की आवश्यकताओं और मांग के अनुरूप किसी संगठन द्वारा आवश्यक मानव शक्ति की सूची की योजना बनाना है। इसलिए इसमें किसी संस्था की कार्यशक्ति आवश्यकताओं का पूर्वानुमान और निर्धारण सम्मिलित है। भर्ती। एक बार आवश्यकताओं को अधिसूचित कर दिए जाने के पश्चात संस्था वांछित प्रत्याशियों को दिए गए निमंत्रण के अनुसार आवेदन आमंत्रित करती है और उसके लिए प्रेरित करती है। चयन। नियुक्तिकरण का यह अनुवीक्षण यानी छानबीन चरण होता है, जिसमें अनुरोधित आवेदनों की छटाई की जाती है और उपयुक्त उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त किया जाता है। अभिविन्यास और अनुस्थापन। छानबीन पूरी हो जाने के पश्चात नियुक्त उम्मीदवार को अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य इकाइयों और काम के माहौल से परिचित कराया जाता है। सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को लगाना ही अनुस्थापन है। प्रशिक्षण और विकास। प्रशिक्षण कर्मचारियों को संस्था के भीतर ही विकास करने और बढ़ने के लिए दिए गए प्रोत्साहनों का एक भाग है। प्रशिक्षण प्रायः संस्था की गतिविधियों की प्रकृति और उसमें विस्तार की संभावना के अनुसार दिया जाता है। पारिश्रमिक। यह एक प्रकार का प्रतिफल है जो कर्मचारियों को उनके कार्य निष्पादन के लिए मौद्रिक रूप में दिया जाता है। यह कार्य की प्रकृति के अनुसार दिया जाता है, जैसे कुशल या अकुशल, शारीरिक या मानसिक आदि। निष्पादन मूल्यांकन। कर्मचारियों के व्यवहार, अभिवृत्ति और उनकी राय पर निगाह रखने या उसका रिकॉर्ड रखने के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। पदोन्नति और स्थानांतरण। पदोन्नति को गैर मौद्रिक प्रोत्साहन कहा जाता है, जिसमें कर्मचारी को बड़े उत्तरदायित्व की मांग वाले उच्च पद पर स्थानांतरित किया जाता है। भर्ती। भर्ती किसी नौकरी या कार्य के लिए संभावित कर्मचारियों को ढूंढने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। इसे संभावित कर्मचारियों की तलाश करने और संगठन में नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। भर्ती के स्रोत। भर्ती के स्रोतों को व्यापक रूप से 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: आंतरिक और बाह्य स्रोत।
जब संगठन के भीतर से किसी कर्मचारी का चयन होता है तो उसे आंतरिक स्रोत कहा जाता है, और यदि चयन संगठन के बाहर से होता है तो यह बाह्य स्रोत है। भर्ती के आंतरिक स्रोत। पदोन्नति। व्यावसायिक उद्यम आमतौर पर उच्च पदों पर रिक्तियां भरने के लिए निम्न पदों के कर्मचारियों को पदोन्नत करने की प्रथा का पालन करते हैं। पदोन्नति से कर्मचारी का स्थानांतरण उच्च पद हो जाता है, जिसके साथ उसे उच्चतर जिम्मेदारियां, सुविधाएं, स्टेटस और वेतन प्राप्त होता है। स्थानांतरण। इसमें कर्मचारी के उत्तरदायित्व, पद प्रतिष्ठा यानी स्टेटस में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिना कर्मचारी किसी कार्य से अन्य कार्य पर, एक विभाग से दूसरे विभाग में या एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में भेज दिया जाता है। संदर्भित कर्मचारी। वर्तमान कर्मचारी अपने मित्रों और रिश्तेदारों की योग्यताओं, दृष्टिकोण, अनुभव और भावनाओं से भली भांति परिचित होते हैं। वे अपनी कंपनी की कार्य आवश्यकताओं और संगठनात्मक संस्कृति से भी अवगत होते हैं। इस प्रकार वे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के लिए नौकरी की आवश्यकताओं की अनुकूलता के संबंध में प्रारंभिक निर्णय ले सकते हैं। आंतरिक स्रोतों के लाभ। आंतरिक स्रोतों से भर्ती करने के कई लाभ हैं, जैसे यह कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है, चयन प्रक्रिया की जटिलताओं को कम कर देता है, साथ ही समय और धन दोनों की बचत होती है। आंतरिक स्रोतों की हानियां। आंतरिक स्रोतों से भर्ती की कई आधारों पर आलोचना की जाती है। यह फर्म में ताजी प्रतिभा के आगमन में बाधक है। बार बार स्थानांतरण संगठन के कार्य प्रदर्शन को बाधित कर सकता है, और यदि पदोन्नति समयबद्ध होती है तो यह कर्मचारियों की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। भर्ती के बाह्य स्रोत। भर्ती के बाह्य स्रोत वे स्रोत हैं जो संगठन के बाहर होते हैं। इनके महत्व पर हम एक एक करके चर्चा कर सकते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती के अंतर्गत उपक्रम के अधिसूचना पट पर एक अधिसूचना लगाई जाती है, जिसमें संस्था में रिक्त पदों का विवरण दिया जाता है। कार्य पाने के इच्छुक निर्धारित तिथि पर संस्था के परिसर के बाहर एकत्रित होते हैं तथा उसी स्थान पर चयन किया जाता है। अनियमित आवेदक। कई नामी व्यावसायिक संगठन अपने कार्यालय में प्राप्त अनियमित आवेदकों से प्राप्त आवेदनों को एक फाइल में रखते रहते हैं। इस प्रकार के इच्छुक आवेदक मानव शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इन सभी आवेदकों की एक प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है, और जब कोई पद रिक्त हो तो उसे भरने के लिए इस सूची की छानबीन की जा सकती है। विज्ञापन। समाचार पत्रों में या व्यापार और व्यावसायिक पत्रिकाओं में प्रायः तब विज्ञापन दिया जाता है जब विस्तृत विकल्पों की आवश्यकता होती है। उद्योग और वाणिज्य के अधिकांश वरिष्ठ पदों पर भर्ती इसी विधि से की जाती है। रोजगार कार्यालय। सरकार द्वारा संचालित रोजगार कार्यालय अकुशल और कुशल क्रियात्मक कार्यों या पदों की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण बाह्य स्रोत है। कुछ स्थितियों में रिक्त पदों की विज्ञप्ति रोजगार कार्यालय में देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। स्थापन एजेंसियां। ये एजेंसियां बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के संपूर्ण विवरण यानी बायोडेटा को संकलित करती हैं और उनमें से योग्य नामों को अपने ग्राहकों को सुझाती हैं।
इस प्रकार की एजेंसियां अपनी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक लेती हैं और जहां व्यापक छानबीन की आवश्यकता होती है, ये एजेंसियां बहुत ही उपयोगी होती हैं। परिसर से भर्ती। कॉलेज और प्रबंधन व प्रौद्योगिकी संस्थान तकनीकी, व्यावसायिक और प्रबंधकीय पदों की भर्ती के लिए लोकप्रिय स्रोत बन गए हैं। कई बड़े संगठन विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विद्यालयों और प्रबंधन संस्थानों से निकट संबंध बनाकर रखते हैं ताकि विभिन्न पदों के लिए वे योग्य कर्मचारियों की भर्ती कर सके। चयन। चयन बड़ी संख्या में रिक्त पद के संभावित उम्मीदवारों में से सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को चिन्हित करने तथा खोजने की प्रक्रिया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्याशियों को रोजगार परीक्षा तथा साक्षात्कार की पूरी श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। प्रारंभिक जांच। आवेदन पत्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रारंभिक जांच की जाती है। मानव संसाधन विभाग को इससे अयोग्य आवेदनों को अस्वीकार करने में सहायता मिलती है। चयन परीक्षाएं। एक चयन परीक्षा का आयोजन प्रत्याशी के वैचारिक ज्ञान के आकलन के लिए किया जाता है। इनमें अभिरुचि जैसे शारीरिक निपुणता यानी बुद्धिमत्ता से व्यक्तित्व परीक्षा तक हो सम्मिलित हो सकती है। रोजगार साक्षात्कार। साक्षात्कार औपचारिक होते हैं। विस्तृत रूप से वार्तालाप के द्वारा आवेदक की पद के लिए उपयुक्तता का आकलन किया जाता है। साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार करने वाले प्रत्याशी से यथासंभव जानकारी प्राप्त करते हैं। संदर्भ तथा पृष्ठभूमि जांच। आमतौर पर नियोक्ता सूचनाओं की पुष्टि के लिए और आवेदक के संबंध में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु आमतौर पर संदर्भित व्यक्तियों के नाम, पते और दूरभाष नंबर आवेदक से लेते हैं। चयन का निर्णय। अंतिम निर्णय उन उम्मीदवारों में से होता है जिन्होंने परीक्षाएं पास की होती हैं, जिनका साक्षात्कार किया गया होता है और संदर्भों की जांच की गई होती है। अंतिम चयन में आमतौर पर संबंधित प्रबंधक के विचारों पर भी गौर किया जाता है। शारीरिक और चिकित्सीय परीक्षण। चयन के निर्णय के पश्चात तथा इससे पहले कि उम्मीदवार को नौकरी का प्रस्ताव दिया जाए, प्रत्याशी को शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण से गुजरना पड़ता है। चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर नौकरी का प्रस्ताव दिया जाता है। पद प्रस्ताव। नौकरी का प्रस्ताव एक नियुक्ति पत्र या उसकी स्वीकृति की पुष्टि के माध्यम से दिया जाता है। आमतौर पर इस प्रकार के पत्र में एक निश्चित तिथि का उल्लेख होता है जब तक चयनित कर्मचारी को कार्यस्थल पर कार्य संभालना आवश्यक होता है। रोजगार अनुबंध। रोजगार अनुबंध नियोक्ता और कर्मचारी के बीच किया जाता है। इस प्रपत्र में उम्मीदवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे रोजगार की शर्तें व नियम, वेतन दर, भत्तों आदि की जानकारी होती है। प्रशिक्षण और विकास। प्रशिक्षण कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को सुधारने में सहायता करने की प्रक्रिया है ताकि वे अपने कार्यों को अधिक कुशलता से निष्पादित कर सकें। विकास शब्द न केवल कौशल और क्षमताओं का निर्माण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, बल्कि कर्मचारियों की समग्र क्षमता को और उनके द्वारा अधिक कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य करने को भी संदर्भित करता है।
प्रशिक्षण और विकास का महत्व। जो कर्मचारी आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करता है वह अपने कार्य प्रदर्शन में सक्षम होता है। प्रशिक्षण के महत्व पर निम्न बिंदुओं के तहत चर्चा की गई है। बेहतर कर्मचारी संतुष्टि और मनोबल। प्रशिक्षण में निवेश करने से कंपनी यह प्रदर्शित करती है वह अपने कर्मचारियों का सम्मान कर रही है। प्रशिक्षण से एक सहायक कार्यस्थल का निर्माण होता है। कर्मचारियों की उस प्रशिक्षण तक पहुंच बनती है जिसे वे अन्यथा जानते ही नहीं थे या स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते थे। कमजोरियों को संबोधित करना। अधिकांश कर्मचारियों में कार्यस्थल कौशल संबंधी कुछ कमजोरियां होती हैं। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन कौशलों को सुदृढ़ बनाने का अवसर प्राप्त होता है जिन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है। सामंजस्य। एक मजबूत प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों के पास अनुकूल अनुभव और पृष्ठभूमि का ज्ञान हो। कर्मचारी की मूल नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए इस प्रकार की स्थिरता विशेष रूप से प्रासंगिक होती है। बढ़ी हुई उत्पादकता और गुणवत्ता के मानकों का अनुपालन। जब कंपनी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करती है तो आमतौर पर उत्पादकता में वृद्धि होती है। वर्धित प्रक्रियात्मक दक्षता परियोजना की सफलता सुनिश्चित करती है जो बदले में कंपनी के कारोबार यानी टर्नओवर और संभावित बाजार की भागीदारी में सुधार करेगी। नई रणनीतियों और उत्पादों में बढ़ा हुआ नवाचार। कार्यबल का निरंतर प्रशिक्षण और कौशल सुधार रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर सकता है। प्रशिक्षण और विकास के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में नए विचारों का निर्माण होता है। कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की संख्या में कमी। यदि कर्मचारियों में निवेश किया जाता है तो वे सम्मानित अनुभव करते हैं और कंपनी को छोड़ने की संभावना कम हो जाती है। प्रशिक्षण और विकास को कंपनी के लिए अतिरिक्त लाभ के रूप में देखा जाता है। कर्मचारियों के कंपनी में बने रहने से भर्ती की लागत में कमी आ जाती है। प्रशिक्षण विधियां। प्रशिक्षण विधियों को विस्तृत रूप में ऑन द जॉब यानी काम पर प्रशिक्षण और ऑफ द जॉब यानी काम से परे प्रशिक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑन द जॉब प्रशिक्षण। ऑन द जॉब विधियां वे हैं जिनका प्रयोग कार्यस्थल पर किया जाता है जहां कर्मचारी वास्तव में कार्य कर रहे होते हैं। प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम। प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं को एक कार्य प्रवीण कर्मचारी के अधीन रखा जाता है। ये प्रशिक्षु एक अनुभवी गाइड या ट्रेनर के साथ एक निश्चित समय व्यतीत करते हैं। शिक्षण यानी कोचिंग। इस विधि के अंतर्गत उच्च अधिकारी तथा प्रशिक्षक एक शिक्षक के समान प्रशिक्षणार्थी को सिखाता है। शिक्षक आपसी परामर्श के उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा अपने सुझाव देते हैं कि उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जाना है। निश्चित समयावधि में शिक्षार्थी के विकास का पुनरीक्षण करते हैं और उनके व्यवहार और निष्पादन में आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देते हैं। स्थानबद्ध प्रशिक्षण यानी इंटर्नशिप। इस प्रशिक्षण विधि को शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अपनाया जाता है। यहाँ चयनित प्रशिक्षणार्थी एक निर्धारित अवधि के लिए नियमित अध्ययन करते हैं। ऑफ द जॉब प्रशिक्षण।
यह किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण हो सकता है जिसे वास्तविक कार्यस्थल से दूर कराया जाता है। ऑफ द जॉब प्रशिक्षण में कार्य संबंधी उपयोगी प्रशिक्षण के साथ साथ सामान्य कौशल और ज्ञान भी सम्मिलित होता है। कक्षा कक्ष व्याख्यान। इस विधि का उपयोग विशेष सूचना नियम, कार्यप्रणाली या प्रक्रियाएं संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। फिल्में, चलचित्र। ये सूचनाएं देने तथा सुस्पष्ट तरीके से कौशलों को प्रदर्शित करती हैं जो सरलता से किसी अन्य तकनीक द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जा सकते। सम्मेलनों तथा चर्चाओं के साथ इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। कुछ मामलों में तो ये बहुत ही प्रभावी है। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। प्रशिक्षण कक्ष में वास्तविक कार्यस्थल के अनुसार वातावरण बनाया जाता है और कर्मचारी वास्तविक सामग्री, फाइलों और उपकरणों का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर इसका उपयोग तब किया जाता है जब कर्मचारी को मूल्यवान मशीनरी और उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। समस्यात्मक अध्ययन, केस स्टडी। समस्यात्मक अध्ययन संगठनों के वास्तविक अनुभव होते हैं। प्रशिक्षु उन मामलों में समस्या के कारणों का निर्धारण, कारणों का विश्लेषण, वैकल्पिक समाधान विकसित करना और जो समाधान उनके विचार से सर्वोत्तम है उसका चयन करना और उसे लागू करना सीखते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। नियुक्तिकरण एक ऐसा कार्य है जिसमें सभी कर्मचारियों का कार्य करना आवश्यक है। यह एक अलग और विशिष्ट कार्य है और इसमें मानव संबंधों के कई पहलुओं पर विचार किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन यानी HRM ने परंपरागत श्रमिक कल्याण और कर्मियों के प्रबंधन की अवधारणा को प्रतिस्थापित कर दिया है। अपने वर्तमान स्वरूप में HRM का प्रादुर्भाव कई महत्वपूर्ण अंतर संबंधित विकास से हुआ है, जिनका उद्गम औद्योगिक क्रांति का दौर रहा है। रोजगार कार्यालय सरकार के पर्यवेक्षण में संचालित होते हैं और अकुशल तथा कुशल लोगों की भर्ती में बेहतरीन भूमिका निभाते हैं। चयन कार्य प्रोफाइल की सटीक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति को छांटने और नियुक्त करने की विधि है। नियुक्तिकरण किसी संगठन की श्रम शक्ति की आवश्यकताओं को समय से पूरा करने में सहायता करता है। जिस कर्मचारी को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, वह अपने कार्य को बेहतर ढंग से निष्पादित करता है। कार्य शक्ति का निरंतर प्रशिक्षण और कौशल सुधार रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर सकता है। प्रशिक्षण और विकास के प्रत्यक्ष परिणाम से नए विचारों का सृजन होता है।